ग्रेटर इसराइल। बारह अगस्त 2025 को YouTube पर एक वीडियो आती है जिसने मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया। שאני תמיד חזק, אם אתה מתכוון ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, אתה יודע, שאתה מגיע למבחנים האלה, אתה שואל ये तारीख याद रखना क्योंकि तुम भूल सकते हो बट यहूदी कभी नहीं भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं साद हूँ, सन ऑफ साजिद महमूद। इसराइल की बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, बल्कि ये एक सदी पुरानी सोच है जो रिलीजियस और पॉलिटिकल मोटिवेशन से निकली है। तो बात शुरू होती है थियोडोर हर्जल से। थियोडोर हर्जल, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, बताइए हमें। कुछ में यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूँ मैं, जो कि ज़ायनिज़्म मूवमेंट का फाउंडर था। उसने अपनी किताब कंप्लीट डायरीज वॉल्यूम नंबर 2 में क्लियरली लिखा था कि ज्यूइश स्टेट का एरिया होना चाहिए फ्रॉम द ब्रूक ऑफ इजिप्ट टू द यूरोफेट्स। लेकिन वेट, ये यूरोफेट्स क्या चीज है? यूरोफेट्स एक ऐसा रिवर है जो तुर्की में से निकलता है और कुवैत के पास से गुजरता है, और इसको हम दरियाए फुरात भी कहते हैं। चलें फिर आते हैं अपनी कहानी पर। तो 1947 में एक बंदा सामने आया जो ज्यूइश एजेंसी फॉर पैलेस्टीन का मेंबर था। इसका नाम था रब्बी फिशमैन, और इसने यूएन स्पेशल कमेटी ऑफ इंक्वायरी के सामने 9 जुलाई को टेस्टिमनी देते वक्त कहा था, वादी की जमीन दरियाए मिस्र से लेकर दरियाए फुरात तक फैली हुई है और इसमें सीरिया और लेबनान का कुछ हिस्सा भी शामिल है। लेकिन अगर बात करें इस ग्रेटर इसराइल की बेस की, तो फिर 1967 में 6 डे वॉर एक टर्निंग पॉइंट था इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इस वॉर में इसराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और इजिप्ट से गजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। और वॉर के बाद 1967 में एक ग्रुप ने टेन्योत एड्स यिज़राएल हैशलमा इस्टेब्लिश की, जो इंग्लिश में कहलाती है लैंड ऑफ इजराइल मूवमेंट। मगर क्या आपने नोट किया कि हैशलमा का मतलब क्या है? इसका मतलब है सारा, होल। लेकिन ये बात हमसे जानबूझकर छुपाई गई है क्योंकि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को शक न हो। फिर 1974 में गुश एम्यूनियम स्टार्ट हुई। ये एक नॉर्मल मूवमेंट थी जिसको रिलीजियस मूवमेंट बना दिया गया था। पता है कैसे? पहले ज़ायनिस्ट मूवमेंट होती थी जिसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो फिर इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट को जरा मॉडिफाइड किया गया और रखा गया गुश एम्यूनियम मूवमेंट, जिसमें इनका मकसद था कि सेटलमेंट करनी है क्योंकि ये हमें हमारा रिलीजन सिखाता है। सो ये सारी बातें तो थी जरा पुरानी, मगर हम 2020 के बाद के वाकयात पर नजर डालें तो 2023 में इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच ने पेरिस में एक पोडियम के पीछे स्पीच दी जिस पर ग्रेटर इसराइल का मैप था जो ट्रांस जॉर्डन तक इंक्लूड कर रहा था। लेकिन अभी असली ट्विस्ट बाकी है जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। 12 अगस्त 2025 को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने i24 न्यूज के टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो तारीखी और रूहानी मिशन पर है और ग्रेटर इसराइल के ख्वाब से बहुत जुड़ा हुआ है। שאני תמיד חזק, אם אתה מתכוון ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, אתה יודע, שאתה מגיע למבחנים האלה, אתה שואל תמיד השאלה, מדוע? मगर जब इंटरव्यू में एक शख्स शेरोन गेल ने नेतन्याहू को ग्रेटर इसराइल के नक्शे वाली तस्वीर दी और पूछा कि क्या आप इस ख्वाब से जुड़े हैं, तो नेतन्याहू ने कहा बहुत ज्यादा। तो ग्रेटर इसराइल का मतलब है ग्रेटर इसराइल का मतलब है ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गजा, इजिप्ट का सिनाई एरिया और सीरिया की गोलान हाइट्स जो 1967 की जंग के बाद इसराइल ने अपने कब्जे में ली थी। ये तमाम जगह और तो और पुराने ज़ायनिस्ट लीडर्स जेबोटिंस्की ने इसमें आज के जॉर्डन को भी शामिल किया था। और तो और इससे पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत दफा ग्रेटर इसराइल का बोला। וג'רד קושנר הביא לי את המפה המעודכנת שכוללת את רמת הגולן בריבונות ישראל. כאן החתימה של הנשיא טראמפ, והוא כותב כאן נייס.
वैसे अब आपको कुछ याद आ रहा है? ग्रेटर इजराइल बनेगा बनेगा। हदीस में खबरें ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे मुसलमानों। लेकिन वेट, क्या आपने सोचा कि ग्रेटर इसराइल कब तक बन सकता है? अगर हम ज्यूज को देखें तो उनमें माइथोलॉजिकल ग्रुप को देखें तो उन्हीं के अंदर जोहार्स का ग्रुप भी शामिल है। आज इजराइल के कैलेंडर के मुताबिक 5 मिलेनियम चल रहा है और 5 मिलेनियम के अंदर जोहार्स ये कहते हैं कि साल 5787 हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके आने से पहले हमें ग्रेटर इसराइल को मुकम्मल करना है और हमें थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम को बनाना है। लेकिन अब सवाल ये है कि साल 5787 करंट कैलेंडर में क्या बनता है? तो ये तारीख बनती है ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर 2027। सो अगर हम इसको मैच करें तो अगले 2 सालों में ये ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट बहुत जल्द होने लग जाएगा और आप हर चीज को बड़ी तेजी से मुकम्मल होते देखेंगे। और अगर मैं आपको एक आंखें खोल देने वाली बात बताऊं तो ये सुने आप। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई करके इस्लामी आसार कदीमा तबाह करना शुरू कर दिए। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि इसराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई करके इस्लामी आसार कदीमा तबाह कर रहा है। अब अगर ये सुनने के बाद भी सोने का इरादा है तो सो जाओ मुसलमानों, और ऐसे सोना कि अगर तुम्हें कोई झंझोड़े भी तो ना उठना, क्योंकि तुम पर ये बात नहीं बीती है ना, जब बीतेगी तुम तैयार हो जाओगे। लेकिन अब सवाल ये है कि नेतन्याहू के बयान का मुस्लिम वर्ल्ड ने क्या रिएक्शन दिया? नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल के स्टेटमेंट के बाद अरब और मुस्लिम कंट्रीज में बहुत गुस्सा देखा गया और उसके बाद 31 अरब ममालिक, इस्लामिक ममालिक और अरब लीग ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी जिसमें नेतन्याहू की बातों को सख्त अल्फाज में कंडेम किया गया। जिसमें सबसे पहले सऊदीया ने जवाब दिया कि वो इसराइली अथॉरिटीज के सेटलमेंट और एक्सपेंशन आइडियाज को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता है। जॉर्डन ने इन रिमार्क्स को डेंजरस और प्रोएक्टिव क्लेशन करार दिया। इजिप्ट ने नेतन्याहू से क्लैरिफिकेशन मांगी और कतर ने कहा कि ये स्टेटमेंट एरोगेंस पर बेस्ड ऑक्यूपेशन अप्रोच है। पैलेस्टीनियन धड़े ने भी सख्त रिएक्शन दिया। हमास ने नेतन्याहू के रिमार्क्स को शैतानी और मुजरिम कहा और PFLP ने इसराइल को बदनीति पर मबनी तोसी पसंदाना अजाइम कहा। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने OIC में कहा कि नेतन्याहू के रिमार्क्स रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और तो और इसहाक डार ने गजा को कब्रिस्तान कहा, मासूम लोगों का और इंटरनेशनल लॉज का। Strong condemnation and categorical rejection of the Israeli announcement, denouncing it as an unacceptable escalation and a brazen attempt to entrench illegal occupation by Russia. और तो और कतर के अटैक के बाद पाकिस्तान ने सऊदीया से एग्रीमेंट कर लिया है कि अब पाकिस्तान पर अटैक सऊदीया पर अटैक माना जाएगा और सऊदीया पर अटैक पाकिस्तान पर माना जाएगा अटैक। गवर्नमेंट ने अपना काम मुकम्मल किया, बट क्या इसमें किसी और का भी रोल था या नहीं? क्योंकि इनका बोलना लाजमी था और बताना था आवाम को। सो वेयर आर द उलमाज? अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ और वो ये है कि हमारे चंद उलमा क्या कर रहे हैं? हमारे चंद उलमा इस बहस में लगे हैं कि अगर आपको कहीं दर्द हो तो पढ़ें दाता साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, सेहत का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। हमारे उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली को काफिर बताने और वाजिबुल कत्ल होने पर फतवे दे रहे हैं। मिर्जा जानवी के खिलाफ फतवा दिया और मुतालबा किया कि 295 के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और अल्लाह के फजल से दर्ज हो गई, और वो भी 295C, जिसका मतलब सजाए मौत है। हमारे उलमा ये बहस कर रहे हैं कि जमीन साकिन है, ये चल रही है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हज़रत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। हमारे उलमा ये बातें कर रहे हैं कि कुरान को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। सो इस पूरी बात को मैं एक तारीख के एक मौके से तशबीह देता हूँ, जब मुसलमानों से फलस्तीन छीना था मंगोल बादशाह इलाकू खान ने।
तो उस टाइम के उलमा और ये लोग बातें करते थे कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं और हजरत ईसा कैसी रोटी खाया करते थे। सो उलमा हमारे माशरे के लिए बहुत अहम है। इनको समझना चाहिए कि अब हमें ये फजूल बातें नहीं करनी और लोगों को वो बातें बताएं जो कुरान और हदीस में है। वेक अप मुस्लिम्स बिफोर इट इज टू लेट। सो अब जागने का टाइम है, नहीं तो हमारा हाल बहुत बुरा होगा। एंड एर्मगेडोन से पहले हमें कमर बस्ता रहना चाहिए। और उलमा किसी भी माशरे की तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर उलमा नहीं होते तो शायद हमें ये जो इस्लाम का इल्म है वो भी खत्म हो जाता। बट क्या हमारे उलमा को ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि अब हम हालत जंग में खड़े हो गए हैं और जंग अब हमारे मुंह के सामने आन खड़ी हुई है। Terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. और उलमा के हीरोल पर मुझे एक बात याद आ रही है कि जब फलस्तीन को छीना था यूरोप के पादरियों ने, तो उस वक्त इमाम इब्न जाकिर ने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया कि हमें अब पादरियों से फलस्तीन को वापस लेना है। और फिर 2 अक्टूबर 1187 को इमाम इब्न जाकिर के शागिर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को आजाद करवाया। अब हमें ऐसे उलमा चाहिए जो हमें जिहाद का हुक्म दे, जिहाद की तलकीन करें। अब ये सारी बात तो थी उलमा की, बट अब मुसलमानों को एक ऐसे लीडर को चूज करना है जिसके हुक्म की सब तामील करें। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, सब के सब, और जिसके हुक्म की सब तामील करें। और माना आज हमें गुलाम बन गए हैं, मगर हम ये शिया सुन्नी के चौंचले खत्म करके अगर मुसलमान बन जाए तो डेफिनेटली नो वन बीट अस। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। और रही बात नेतन्याहू की, तो वो साइकोलॉजी का वो रूल फॉलो कर रहा है जिसको हम ग्रुप नार्सिज्म कहते हैं। सो सर्च दिस ग्रुप नार्सिज्म। और बाकी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? मुसलमान मुसीबत में नहीं करता। और आप मुसलमान नेतन्याहू को कहना चाहते हैं कि जब हिटलर ने तुम लोगों को कत्ल करना शुरू किया था तो उसकी हुकूमत भी सिर्फ 12 साल रही थी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि कैसे एक इंजीनियर उलमा की सफ में खड़ा हो गया। सब्सक्राइब।